अगर इस टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में तो आप उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बिहार के नंबर 1 और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बेहतर होंगे। और आज की क्लास यानी कि आज की डेमो क्लास में मैम आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही आधारभूत टॉपिक बहुत आसान तरीके से पढ़ाने वाली हैं। और जिस टॉपिक का नाम हो जाता है बेटा वर्णमाला, है ना। आज से पहले शायद इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा या फिर कई और जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन यकीन मानिए आज की क्लास में आप इस टॉपिक से पूरी तरह परिचित हो जाएंगे। और अगर इस टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में तो आप उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे। वर्णमाला, जिसका नाम मात्र पढ़ने से हमें इतना पता चल जाता है कि आखिर उसमें वर्णों की बात हो रही है। मतलब जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं अल्फाबेट्स को, है ना, इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स को जानते हैं, ऐसे ही हिंदी में आप वर्णमाला को जानते हैं। हिंदी में आप किसको जानते हैं? वर्णमाला को जानते हैं। वर्णमाला आखिर होती क्या है मैम, या फिर हम साधारण शब्दों में कैसे कह सकते हैं, या एग्जामिनर अगर हमसे परीक्षा में पूछेगा कि वर्णमाला की परिभाषा एक लाइन में क्या होगी तो हम क्या लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि वर्णमाला आखिर होती क्या है ना। और शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को वर्णमाला के बारे में पता भी होगा, है ना। अब यहाँ पर मैम आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हैं। बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे चित्र देख पा रहे हैं, और इन चित्रों में भाषा स्वर और व्यंजनों से बनी हुई है ना। भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा भाषा जो है वो स्वर और व्यंजनों से बनी हुई है। इसका मतलब कि वर्णमाला में भी बेटा क्या होते हैं? स्वर और व्यंजनों का ही खेला है। इसका मतलब कि मैम अगर हम स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ लें, मतलब स्वर और व्यंजन, है ना, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी स्वर और व्यंजन है। तो आपका प्रश्न होगा कि मैम अगर हम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण समझ लें, जैसे आ से लेकर आहा तक के अक्षरों को हम स्वर के नाम से जानते हैं, जबकि क से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर हैं उन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश में आप वॉवल और कॉन्सोनेंट को पढ़ते हो। मैम तुलना करके इंग्लिश से इसलिए बता रही है शायद आपको बहुत जल्दी क्लिक कर जाए दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ये पूछोगे कि मैम अगर हम स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लें तो क्या हमारा वर्णमाला टॉपिक पूरा हो जाएगा? तो मैम का जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी वर्णमाला में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो व्यंजनों और स्वर का उच्चारण, इसके अलावा और कोई अलग सी चीज नहीं पढ़नी है। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब आगे क्या कह रहे हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये गुरुजी बता रहे हैं अपने छात्रों को कि बेटा स्वर स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, आप सभी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मैम वर्णमाला या और भाषा में क्या अंतर है। तो बेटा भाषा वो होती है जैसे जिसे हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैम अभी यहाँ पर खड़ी हुई है और मैम के मन में जो भी बात है या जैसे आपको समझाना चाह रही हैं, मैम बोलकर बताकर आपको समझा रही हैं, और ऐसे ही आप अपनी बात कमेंट के थ्रू मैम को बता रहे हो। तो ये तो हुआ भाषा का आदान प्रदान, मन के भावों का आदान प्रदान, जिसे हम भाषा का रूप दे देते हैं। लेकिन अगर हम वर्णमाला की बात करें तो बेटा वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, और स्वर और व्यंजन का अगर हम पूरी तरह से उच्चारण सीख लेंगे तो इसका मतलब कि हम वर्णमाला करने में सक्षम होंगे, ठीक है। ओ तो व्यंजन अकेले नहीं बोले जा सकते। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट तो देखा कि स्वर स्वतंत्र हैं, इसका मतलब कि मैम क्या व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। आप ये पूछोगे कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है मैम हमने मान लिया कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो क्या मैम व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते? जी हाँ, व्यंजन बेटा स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे? अब उदाहरण के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पर कोई व्यंजन लिखा है क, तो आप कहोगे मैम कहाँ सहायता लेनी पड़ रही है इसमें? अगर ध्यान से देखें, है ना, अपनी सरसरी निगाहों से आप देखोगे तो बेटा इस क में आ जो है वो छिपा हुआ है। और इसलिए तो कहते हैं ना कि जैसे कोई भी अक्षर है तो इसमें अगर कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर छोटा आ जो है वो छिपा हुआ है, मतलब छोटे आ की मात्रा किसी भी व्यंजन में छिपी हुई है।
आ रही है बात समझ में? अगर कोई मात्रा नहीं है इसका मतलब छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। क्लियर है इतनी बात? तो हमें यहां से इतना पता चला कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों पर व्यंजन जो है व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब यहां पर आप सभी का प्रश्न होगा कि मैम वर्णमाला क्या होता है? तो बेटा वर्णों का सार्थक समूह है ना, वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें, ठीक है, तो वर्णों का, वर्ण मतलब, अब देखिए वर्ण बोले है ना या फिर हम अक्षर बोले, ध्यान रखिएगा, वर्ण बोले या फिर हम अक्षर बोले या फिर हम ध्वनि बोले, ठीक है, एक ही बात होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं व्यवस्थित समूह ही, ठीक है, सार्थक की जगह अगर हम यहाँ पर व्यवस्थित लिखें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। वर्णों का व्यवस्थित समूह है ना ही वर्णमाला कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी का आंसर होगा, आप सभी का उत्तर होगा कि मैम ठीक है, यहां से हमें इतनी बात तो पता चल गई कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, जिसमें होते हैं दो पार्ट, है ना, पहले भाग में होता है स्वर, दूसरे भाग में होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से क्या मैम एक भी व्यंजन नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब बात आती है अगले प्रश्न की। अब दूसरी बात में एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि भैया जो स्वर हैं इनकी संख्या बता दो, है ना, स्वर आखिर होते कितने हैं? जैसे अंग्रेजी की बात करें तो 5 वोवेल्स होते हैं, है ना, तो इस तरह से स्वरों की संख्या बेटा कुल 11 होती है। कितनी होती है? स्वरों की संख्या कुल 11 होती है, जबकि अगर हम यहाँ पर व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अब एग्जामिनर का प्रश्न एक और भी होगा कि बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है ना, कुल वर्ण कितने होते हैं? तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि बेटा कुल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 होती है। क्लियर हुआ? इतना डाउट क्लियर हुआ सभी का? कोई इशू तो नहीं? चलो ठीक है, ये पूरी की पूरी स्लाइड बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। आगे देखते हैं। अब यहां पर स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। बिना किसी अवरोध के उच्चारित होते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं स्वर, और इसीलिए तो स्वरों को स्वतंत्र कहा गया है ना। और आगे क्या है? व्यंजन। इन्हें उच्चारित करने के लिए, मतलब बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर ट भी लिखा है मैम ने, इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं अ जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, अब भाषा क्या होती है? अभी अभी मैम ने आपको बताया कि वैसा बेटा जब भी हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरे को बताते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा का आदान प्रदान कहते हैं। क्लियर है? भाषा और बोली में भी अंतर है कि भाषा जैसे किसी बड़े रूप को कहते हैं, है ना, और बोली उसी के छोटे रूप को कहते हैं। और इसलिए कई बार आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी, है ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां बदल जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? स्वर की संख्या 11 होती है, स्वर बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इनके बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर है? और व्यंजन का जो उच्चारण है वो क से लेकर ज्ञ तक होता है, और कुल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 होती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहां पर कुछ और भी प्रश्न, जैसे अ से लेकर अह तक, है ना, जैसे अगर हम बात करें बेटा तो अ से लेकर अह तक जो होते हैं वो होते हैं स्वर, है ना, और अभी अभी हमने देखा कि इनकी संख्या कुल 11 होती है। ठीक है, अब इसमें 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्या? पहला हो जाता है बेटा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि स्वर के प्रकार बताओ या स्वर के भेद बताओ, तो आप बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए कि बेटा ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर बोला जाए या ह्रस्व स्वर बोला जाए, परेशान नहीं होना है। ठीक है,
ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। अब ये क्या होते हैं मैम ह्रस्व स्वर और मूल स्वर? बेटा जितने भी छोटी मात्राओं वाले अक्षर हैं, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर में आते हैं, मतलब मूल स्वर में आते हैं। और आगे बात करें दीर्घ, जैसा कि दीर्घ में नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्राएं, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्राएं। तो ऐसे अक्षर या ऐसे स्वर जिनमें बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, और ऋ से ऋषि। क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर। और अगला आ जाता है बेटा प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? कभी आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा, उच्चारण करते हुए देखा होगा, जैसे ओम, जैसे बोला जाता है राम, है ना, तो इसको देर तक बोलते रहते हैं, या फिर इनको कुछ इस तरह से हम लिखते हैं ओम, है ना, ये मात्रा लगी हुई होती है, राम, तो ये हो जाते हैं प्लुत स्वर। क्या हो जाते हैं? प्लुत स्वर हो जाते हैं। क्लियर? तो अब एग्जामिनर परिभाषा में कैसे आपसे पूछ सकता है, ऐसे स्वर जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ऐसे स्वर या ऐसे अक्षर जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, मूल स्वर से ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई इशू, कोई परेशानी? क्लियर है? चलो, तो स्वर का खेला तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है आगे व्यंजनों की। तो व्यंजन बेटा क से लेकर ज्ञ तक होते हैं, का से लेकर ज्ञ तक होते हैं, और इनकी संख्या अभी अभी मैम ने आपको बताई कुल 33 होती है। ठीक है, अब सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा उच्चारण, क ख ग घ अंग, है ना, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए कि आखिर इसमें उच्चारण कैसे होना है। कई बार आपसे यहां से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कितने वर्ग होते हैं, है ना, समझ में आया? तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये बताइए हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है। तो बेटा याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ये एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग को उसके पहले अक्षर के अनुसार ही उसका नाम देते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि बेटा इन सभी का उच्चारण पूछा जाता है। तो याद रखिएगा उच्चारण आपको कैसे बताना है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान बेटा कंठ होता है। क्या होता है? और अगर आप बोल कर देखोगे तो क ख ग घ अंगा, ना ही हम दांतों का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही हम तालु का, ना ही हम ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे व्यंजन, और याद रखिएगा ये सारे की बात हो रही है, का वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जबकि चा वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तालव्य बोले या तालु बोले। ठीक, ट ठ ड ढ अड़, ट में जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श कर रही है, तो ट वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा या फिर मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धा या फिर मूर्धन्य होता है। त थ द ध और न, त जब तक आप जीभ को दांतों में स्पर्श नहीं कराओगे तब तक आप त नहीं बोल पाओगे, है ना। तो त वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान बेटा दंत्य होता है। क्या होता है? दंत्य होता है। और प वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं, है ना। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, अब यहां पर बचा बेटा य, र, ल, व, श, है ना, श, स, ह, छ, त्र और ज्ञ, है ना, और लास्ट में श्र से श्रमिक लिखते हो आप। अब इनका भी उच्चारण स्थान क्या मैम जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अब या को
याद रखिएगा, हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? या को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि पूरी की पूरी वर्णमाला में हम अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या को कहते हैं। ठीक है, रा को हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। रा को प्रकंपित, क्योंकि रा बोलने में कंपन जैसा महसूस होता है। जैसे आप शब्द बोलते हो गर्म, है ना, जैसे आप बोलते हो फर्राटा, तो ये सारे के सारे कंपन होता है उसमें। ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं, जबकि वा को दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं। वा जो व्यंजन है इसे हम दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं। शा जो है, इस शा से शालू बनता है ना, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान तालु या फिर तालव्य कह सकते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। आगे देखें तो इस सा का उच्चारण स्थान बेटा मूर्धा या फिर मूर्धन्य हो जाता है, जबकि इस सा का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, क्योंकि इससे सांप लिखते हो ना इसी वाले सा से, और सांप के दांत नहीं होते, तो याद रखने के लिए कह सकते हो कि सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। हा की बात करें बेटा, पूरी की पूरी वर्णमाला में काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाने वाला एक ही अक्षर है, जिसे हम काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाने वाला, जिसे हम ह कहते हैं। या फिर अगर उच्चारण की बात करें तो उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है। ठीक है, छ, त्रे, ज्ञा और स्र, इन चारों के चारों को हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहां तक मैम ने आपको जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वर्णमाला से, वो सारे के सारे बताने, सिखाने और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और आशा करती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में भी आए होंगे। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।